आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ था जिसे सुलझाने के लिए पुलिस के साथ साथ सीबीआई की चार अलग अलग टीमें बनाई गई थी, लेकिन करीब 28 साल बीत जाते हैं। यह केस सीबीआई की कोई भी टीम सॉल्व नहीं कर सकी। फिर 28 सालों बाद एक मामूली चोर की वजह से यह केस सुलझ सका। यह हमारे देश का सबसे लंबे समय तक चलने वाले मर्डर केसों में से एक है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सिस्टर अभया केस के बारे में। इस केस की शुरुआत होती है जब 1992 में केरल के एक शहर कोट्टायम के सेंट पायस कॉन्वेंट स्कूल में एक 19 या 20 वर्षीय एक लड़की अपनी नन की पढ़ाई कर रही होती है और ये यहीं के एक हॉस्टल में रहती थी और इनके साथ यहाँ की कई और लड़कियां भी पढ़ने के लिए यहीं रुकती थी। ये बात है 27 मार्च 1992 की, जब उन्हीं दिनों सिस्टर अभया के एग्जाम चल रहे थे और इसी दिन सिस्टर अभया ने सुबह उठने के लिए 4 बजे का अलार्म लगाया। आपको तो पता ही होगा कि कोस्टल एरियाज में कितनी गर्मी होती थी, तो इन्हीं दिनों केरल में भी बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही थी और 4 बजे अलार्म बजता है तो सिस्टर अभया उठती हैं और अपनी दोस्तों को जगाती हैं। इसके बाद सिस्टर अभया पानी पीने के लिए किचन में चली जाती हैं। अब करीब 10 से 15 मिनट हो जाते हैं। अब तक इनकी रूममेट्स भी उठ जाती हैं और सिस्टर अभया अभी पानी पीकर नहीं लौटी थी। अपनी दोस्तों को जगाने के बाद सिस्टर अभया ने बता दिया था कि वह किचन में पानी पीने जा रही हैं। अब तक सिस्टर अभया पानी पीकर नहीं लौटी थी। फिर इनकी 2-3 दोस्त सिस्टर अभया को देखने के लिए किचन में जाती हैं, मगर सिस्टर अभया वहां नहीं मिलती। किचन में एक फ्रिज था जहां सिस्टर अभया पानी पीने के लिए आई थी। उसी फ्रिज के पास सिस्टर अभया का एक चप्पल पड़ा मिला और जमीन के पास कुछ पानी भी गिरा पड़ा दिखाई देता है। अब उनकी दोस्त सिस्टर अभया को बुलाती हैं, मगर कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। अब इनकी कई दोस्त मिलकर सिस्टर अभया को खोजने लगती हैं। धीरे धीरे सुबह हो रही थी। अब तक सिस्टर अभया के गायब होने की खबर पूरे हॉस्टल में पहुंच गई थी। इसी हॉस्टल के कंपाउंड में एक कुआं भी मौजूद था। अब सिस्टर अभया की एक दोस्त उन्हें खोजते खोजते उसी कुएं की तरफ आती है तो कुएं के पास सिस्टर अभया की दूसरी चप्पल दिखाई देती है। अब इनकी दोस्त कुएं के अंदर झांक कर देखती हैं तो कुएं के अंदर का नजारा देखकर इनके दोस्तों की कुछ देर के लिए सांसें थम जाती हैं, क्योंकि सिस्टर अभया कुएं के अंदर पड़ी हुई दिखाई देती हैं। अब तुरंत पुलिस को खबर दी जाती है। कोट्टायम वेस्ट की पुलिस हॉस्टल पहुंचती है। पुलिस कुएं के अंदर देखकर तुरंत फायर ब्रिगेड वालों को सूचना देती है। फायर ब्रिगेड की एक टीम स्पॉट पर पहुंचती है। सुबह के करीब 10 बजे तक सिस्टर अभया की लाश को निकाल लिया जाता है और इसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब किसी को यह समझ में नहीं आता है कि सिस्टर अभया कुएं के पास आई कैसे, क्योंकि सिस्टर अभया तो पानी पीने के लिए किचन में गई थी। अगर किचन में पानी नहीं था तो फ्रिज के पास गिरा कैसे पड़ा था। अब सवाल ये भी उठा कि सिस्टर अभया का एक चप्पल किचन के पास पड़ा था और दूसरा चप्पल कुएं के पास कैसे पहुंचा। अब पूरे हॉस्टल में यही सब बातें हो रही थी। तब तक कोट्टायम मेडिकल कॉलेज में सिस्टर अभया का पोस्टमार्टम होने के बाद पता चलता है कि इनके सर पर चोटों के निशान थे। राइट साइड का कंधा छिल गया था और बैक साइड पर भी खरोंचों के निशान थे, लेकिन सिस्टर अभया के शरीर पर सेक्सुअल असॉल्ट की कोई निशान नहीं थे। अब वहाँ की लोकल पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है और एक रिपोर्ट तैयार करती है। रिपोर्ट में ये पता चला कि सिस्टर अभया की मौत कुएं में गिरने की वजह से हुई थी और इनके शरीर पर चोटों के निशान कुएं में गिरने की वजह से लगे थे। सिस्टर अभया की मौत एक दुर्घटना थी। अब ये बात कॉन्वेंट की कोई भी नन मानने के लिए नहीं तैयार थी, क्योंकि जब फ्रिज में पानी था तो सिस्टर अभया कुएं के पास क्यों गई थी और इनकी एक चप्पल फ्रिज के पास और दूसरी चप्पल कुएं के पास कैसे पहुंची। अब अंदाजा ये भी लगाया जाता है, अगर सिस्टर अभया आत्महत्या करने के लिए कुएं के पास गई थी तो एक चप्पल फ्रिज के पास कैसे गया। या तो चप्पल पहने होती या फिर कुएं के पास चप्पल उतार देती। इन सब बातों से सिस्टर अभया की मौत आत्महत्या भी नहीं लग रही। ऐसा लग रहा था सिस्टर अभया को मारकर उन्हें फ्रिज से घसीटकर कुएं के पास लाया गया होगा और कुएं में डाल दिया गया होगा। पुलिस की रिपोर्ट से नन को संतुष्टि नहीं मिलती है। अब 67 नन मिलकर एक लेटर लिखती हैं। उस लेटर में लिखा था कि सिस्टर अभया ने आत्महत्या नहीं किया होगा, इनको किसी ने मार कर डाल दिया होगा और अब इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए।
और 67 नन उस लेटर पर हस्ताक्षर करके उसे केरल के चीफ मिनिस्टर को भेज दिया। केरल की गवर्नमेंट ने लेटर को एक्सेप्ट किया, लेकिन यह केस सीबीआई को न देते हुए केरल की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। इसके करीब 1 महीने के बाद इस केस को लोकल पुलिस से केरल के क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया। अब क्राइम ब्रांच सिस्टर अभया के केस को हैंडल करती है और इन्वेस्टिगेशन करती है। इनका भी यही कहना था कि सिस्टर अभया की मौत कुएं में डूबने की वजह से हुई है, लेकिन यह बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। अब क्राइम ब्रांच पर भी आरोप लगाए जाते हैं कि इन्होंने सिस्टर अभया के केस से जुड़े सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है और इसे आत्महत्या बता रहे हैं, जबकि यह हत्या की गई है। उसी दिन यानी 27 मार्च 1992 को एक चोर जिसका नाम अदक्का राजू था, वह उसी कॉन्वेंट में चोरी करने के लिए जाता है। उस चोर की चोरी करने की टाइमिंग 3 बजे से 5 बजे तक थी और जब यह खबर उस चोर ने सुनी तो उसने बताया कि उस दिन उसने एक नन और 2 फादर को देखा था। अब ये बात बहुत हैरान करने वाली थी, क्योंकि उन दोनों फादर का डिपार्टमेंट दूसरी तरफ था और सुबह के 3-4 बजे इन्हें यहाँ पर कोई काम नहीं हो सकता। अब सिस्टर अभया की एक दोस्त ने बताया कि सिस्टर अभया ने भी कुछ दिन पहले यह बात कही थी कि उसने दोनों फादर और नन को आपत्तिजनक हालत में देखा था। उस दिन भी अभया ने शायद उनको देख लिया होगा और पकड़े जाने के डर से तीनों ने मिलकर अभया को मारकर कुएं में डाल दिया होगा। अब समय बीतता जा रहा था। अब केरल गवर्नमेंट यह केस सीबीआई को सौंपने का फैसला करती है। अब दिन आता है 19 मार्च 1993, जब सीबीआई इस केस की एफआईआर दर्ज करती है। अब सीबीआई इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। यह सीबीआई की पहली टीम थी। इस टीम को लीड कर रहे थे वर्गीस पी थॉमस। कुछ दिन थॉमस के द्वारा इस केस को हैंडल किया जाता है और पूरी जी जान लगाकर इन्वेस्टिगेशन की जाती है। लेकिन 30 दिसंबर 1993 को अचानक सीबीआई सर्विस से रिजाइन कर देते हैं। हालांकि ये 7 साल बाद रिटायरमेंट लेने वाले थे। 18 जनवरी 1994 को मिस्टर थॉमस केरल के कोचीन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि सीबीआई सुपरिटेंडेंट इनके ऊपर दबाव बना रहे कि सिस्टर अभया के केस को आत्महत्या बताओ, लेकिन इन्हें लगता है कि ये हत्या की गई है और ये ऐसा करने से मना कर देते हैं और अपनी सर्विस से रिजाइन कर देते हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से यह खबर आग की तरह देश में फैलने लगी। अब इस केस के बारे में केरल असेंबली और पार्लियामेंट में भी इसकी बातें होने लगी थी। इसके बाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन सबमिट किया गया। इसके बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इस सुपरिटेंडेंट को इन्वेस्टिगेशन और कोचीन सीबीआई टीम से हटा दिया जाए। 7 अप्रैल 1995 को सिस्टर अभया की हाइट की एक डमी बनाकर उसी कुएं में डालकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाता है। इस पुतले पर भी इंजरीज थी जो सिस्टर अभया के शरीर पर थी। इसके अलावा कुछ इंजरीज और भी सिस्टर अभया के बॉडी पर थी, जो इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि हो ना हो सिस्टर अभया की हत्या की गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी सीबीआई की पहली टीम इस केस को सॉल्व नहीं कर पाती है। अब 1992 से सन 2008 तक सीबीआई की अलग अलग 3 टीमें बनाई, जिनके बावजूद भी कुछ भी नहीं पता चल पा रहा था। तो इस केस से परेशान होकर 2008 में सीबीआई की चौथी टीम नियुक्त की जाती है और इन्हें सख्त आदेश दिया जाता है कि बिना किसी के दबाव में आए हुए इन्वेस्टिगेशन करें। अब सीबीआई की चौथी टीम ने पहले की गई इन्वेस्टिगेशन की टीमों पर भी आरोप लगाया कि इन्होंने सिस्टर अभया के केस की सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं की और बताया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी कई बार फेरबदल किया गया होगा। फिर सीबीआई की चौथी टीम ने सिस्टर अभया के दोस्त और उस चोर अदक्का राजू के उसी बयान पर ध्यान देते हुए उसी नन और 2 फादर की आपत्तिजनक हालत वाले बयान पर उन नन और फादर से बातचीत करने की सोचती है, लेकिन यह सोचकर रुक जाती है कि वो तीनों भी बताने वालों में से नहीं है। फिर सीबीआई की चौथी टीम ने फादर और नन का नार्को टेस्ट कराने की सोचती है। अब सीबीआई इन्हीं तीनों को सस्पेक्ट मानते हुए नार्को टेस्ट के लिए बेंगलुरु भेजती है। यहाँ डॉक्टर मालिनी इनका नार्को टेस्ट करने वाली थी। डॉक्टर मालिनी इन तीनों का अलग अलग करके टेस्ट करती हैं। फिर इसकी रिपोर्ट की 3 सीडीज में अलग अलग रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि तीनों का नार्को टेस्ट अलग अलग किया गया था। अब इन सीडीज को केरल के हाई कोर्ट भेजा जाता है। फिर बाद में पता चलता है कि इन सीडीज से भी छेड़छाड़ किया गया था। फिर सीबीआई की टीम उन सीडीज को जांचने के लिए सीडीआईटी के लिए भेज देती है। फिर सीडीआईटी पूरी ईमानदारी के साथ जांच करती है तो पता चलता है कि फादर को टूर की सीडी 32 मिनट
50 सेकंड की थी और इसे 30 बार एडिट किया गया था। और दूसरी सीडी फादर जोस की थी। इनकी सीडी 40 मिनट और 55 सेकंड की थी, जिसे 19 बार एडिट किया गया था। और तीसरी सीडी सिस्टर सैफी की थी, जो 18 मिनट 42 सेकंड की थी, जिसे 23 बार एडिट किया गया था। फिर हाई कोर्ट सीबीआई को आदेश देती है कि 10 दिनों के अंदर असली सीडी ढूंढ कर लाएं। मगर एक दिन ये सीडी केरल के एक लोकल टीवी पर चल। इस सीडी में दोनों फादर और नन बता रहे थे कि कैसे तीनों ने इस घटना को अंजाम दिया। 27 मार्च 1992 को 4 बजे ये उठती हैं और ये पानी पीने के लिए किचन जाती हैं और फ्रिज से पानी पीती हैं। तभी एक आवाज़ सुनाई देती है और थोड़ा पानी ज़मीन पर भी गिर जाता है। यह आवाज़ बगल के कमरे से आ रही थी। फिर सिस्टर अभया यह देखने जाती हैं और वहाँ फादर पुट्टूर, फादर जोस और सिस्टर सैफी आपत्तिजनक हालत में दिखाई देती हैं। सिस्टर सैफी ने अभया को देख लिया था और बहुत डर गई थी। इसके बाद एक हथौड़े से सिस्टर अभया के सिर पर वार कर देती हैं। फिर सिस्टर अभया बेहोश हो जाती हैं। तीनों को लगता है कि सिस्टर अभया मर गई हैं और तीनों सिस्टर अभया को उठाकर कुएं में डाल देते हैं। और यही सब बातें ये नार्को टेस्ट में भी बताते हैं, लेकिन सीडी की वीडियो को बदल दिया गया था। हालांकि कोर्ट में नार्को टेस्ट नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें ड्रग्स के नशे में टेस्ट किया जाता है। अब ये सीबीआई की कस्टडी में पूछताछ के लिए चले जाते हैं। 1 साल के अंदर तीनों बेल पर बाहर आ जाते हैं। फादर जोस को तो केस से ही बाइज्जत बरी कर दिया गया था। 2009 के बाद धीरे धीरे केस ठंडा पड़ने लगा। 2019 में स्पेशल कोर्ट में फादर थॉमस और सिस्टर सैफी के ऊपर मुकदमा शुरू होता है। अब वह चोर अदक्का राजू भी दोनों के खिलाफ गवाही दे रहा था। करीब 28 साल बाद 2020 में यह केस अपने अंतिम छोर तक पहुँचता है। 22 दिसंबर 2020 को सीबीआई कोर्ट में फादर थॉमस और सिस्टर सैफी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और दोनों को 5-5 लाख का फाइन देने की भी बात की जाती है। तो दोस्तों, यह था सिस्टर अभया का केस। अगर आपको यह केस पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही और हत्याकांड की वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।